आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं एसएसटी का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरे दोस्तों, जो आपको एग्जाम में हर एक साल पूछा जाता है। तो इस वीडियो में 2 नंबरीवा क्वेश्चन को हम कुछ हल करवाएंगे, ठीक है मेरे दोस्तों, और साथ ही साथ आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ भी देंगे। तो हमारे चैनल से बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए, आपका जो पहला क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्तों, वो है विश्व बाजार किसे कहते हैं। विश्व बाजार किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। विश्व बाजार, तो उसका आंसर होगा मेरे दोस्तों कि विश्व की सभी वस्तुएं एक स्थान मिलता हो और आम जनता लोग उस वस्तुओं का फायदा उठाता हो, उसे ही हम लोग बोलेंगे विश्व बाजार, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं। कहता है कि विश्व बाजार उस तरह के बाजार को कहते हैं जहां विश्व की सभी देश की वस्तुएं आम लोग को खरीदने के लिए उपलब्ध हो, ठीक है दोस्तों। देखिए, विश्व बाजार, ये जो विश्व बाजार जो है, यह औद्योगिकरण के कारण ही इसका उदय हुआ है। अब औद्योगिकरण क्या है ये भी जानना जरूरी है। तो औद्योगिकरण, चलिए देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन आपको देख सकते हैं, औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं, या तो औद्योगिक क्रांति क्या है, ये आपको प्रश्न पूछेगा। तो इसका देखिए, कहता है कि जब कोई वस्तु का उत्पादन हाथों से ना कर बल्कि कोई मशीन के द्वारा किया जाता हो, ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार सुन लीजिए। जब कोई वस्तु का उत्पादन हाथों के द्वारा ना करके किसी मशीन के द्वारा किया जाता हो। अब आप बताइए कि जब किसी मशीन के द्वारा किया जाएगा तो वस्तु जो होगा अत्यधिक मात्रा में, मतलब अत्यधिक मात्रा में बनेगा, है ना। तो वही जब अत्यधिक मात्रा में जब बनेगा तो ये औद्योगिक क्रांति से ही आपका विश्व बाजार में वस्तु को भेजा जाएगा। तो यही कहता है कि विश्व बाजार जो है वह औद्योगिक क्रांति के, मतलब औद्योगिकरण से ही संभव है, ठीक है। तो ये आपका है। तो चलिए दूसरा का आपको, मतलब औद्योगिक क्रांति क्या है, इसका आंसर जानेंगे। तो कहता है कि जब किसी वस्तु का उत्पादन हाथों से ना करके किसी मशीन या उसके द्वारा किया जाता हो, परिणाम स्वरूप वस्तु का उत्पादन अधिक होगा। ये आपको पता होगा कि वस्तु का उत्पादन अधिक होगा। इस प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। देखिए, औद्योगिक क्रांति का जो मुख्यालय, मतलब केंद्र जो है मेरे दोस्तों, वो आपका है इंग्लैंड में। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, आपका तीसरा प्रश्न कहता है कि आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। देखिए, संकट, तो संकट मेरे दोस्तों अभी के अगर बात किया जाए वर्तमान समय के, तो अभी का जो संकट है बहुत भारी है। ऐसे तो कोरोना वायरस आपको है, बीमारी है, लेकिन उसको नहीं लेना है, ठीक है। तो अभी का जो संकट है, मनी होनी चाहिए, सभी मनुष्य के पास मनी होनी चाहिए। तो जिसके पास मनी नहीं है उसके पास संकट है। तो आपका क्वेश्चन देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आंसर आपके आर्थिक संकट का मतलब होता है जो हमारे पास धन नहीं है और हमें धन की आवश्यकता हो, ऐसी ही स्थिति को हम लोग आर्थिक संकट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चौथा कहता है, चौथा आप यहाँ पे लिख देते हैं, कहता है कि भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। तो पहले आप आंसर जानिए, उसके बाद हमको आपको समझा देंगे। तो कहता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था में शामिल किया जाता हो, या तो एकीकरण किया जाता हो, उसे ही हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्तों भूमंडलीकरण बोलते हैं। आप अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए। कहता है कि कोई, मान लेते हैं कोई अगर देश है और एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारा देश शामिल है, दोस्त बना हुआ है, एक अलग देश है। तो उस देश को, जो अलग देश है, उसी देश को बहुत सारे देश में क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, मतलब एकीकरण करके, मतलब उसको रखा जाता है, ठीक है। उसी को हम लोग बोलेंगे भूमंडलीकरण कहते हैं। जिसका देखिए, अगर भूमंडलीकरण कहते हैं और इसका एक और नाम कह सकते हैं वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आंसर आप लोगों को जानते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं। कहता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने की प्रक्रिया भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहलाता है। तो आपको पता हो गया होगा। तो चलिए, आपका 5वां प्रश्न कहता है मेरे दोस्तों, 5वां प्रश्न आप देख सकते हैं, कहता है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है।
तो चलिए पहले आंसर जानेंगे, फिर उसके बाद हम समझते चलेंगे, आंसर भी जानेंगे और समझते भी चलेंगे। कहता है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था वह जुलाई 1944 ईस्वी में हुआ था। इतना आपको क्लियर हुआ? कब हुआ था? तो जुलाई 1944 ईस्वी में हुआ था। अमेरिका में स्थित ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर हुआ है। तो आप ध्यान रखना है मेरे दोस्तों कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हुआ है वह अमेरिका के स्थित ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य था ये औद्योगिकरण विश्व में आर्थिक स्थिर एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखे। कहता जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो आपका औद्योगिकरण है वह विश्व में फैला हुआ रहे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस मतलब ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के जो अंतर्गत आता है मुद्रा, उसको हम लोग बोलते हैं कोष को अपनाया जाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को अपनाया जाता है। ये आपका हो गया मेरे दोस्तों। अब चलिए आपका छठा प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न आप देखिए। छठा प्रश्न कहता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? क्या कहता है? बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहता है? तो जिस तरह से आपको 20 बार के बारे में बतलाएं उसी प्रकार से, थोड़ा सा ये डिफरेंट है लेकिन वही इसी प्रकार से कहता है। पहले आंसर पहले आप जान लीजिए। कहता है कि वैसे कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन एवं नियंत्रण करती है। कह रहा कि वैसा कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन मतलब किसी वस्तु का उत्पादन किया और नियंत्रण मतलब देखभाल किया, ठीक है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। आपका नाम शॉर्टकट में आंसर है मेरे दोस्तों, तो इसे याद जरूर कर लेना है। ठीक है, फिर कहता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी का जो विकास हुआ है वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है। क्या बोल रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी का जो विकास हुआ है वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है। क्या जाए कि बहुराष्ट्रीय कंपनी में क्या आएगा? तो एग्जाम्पल में आ जाएगा नोकिया हो जाएगा, सैमसंग हो जाएगा, कोका कोला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग चलेंगे अगला प्रश्न में। तो आपका मेरे दोस्तों एक और क्वेश्चन कह रहा बहुत भी आई है मेरे दोस्तों, तो अपना दिल में छुपा लीजिए। ठीक है, ताकि बिहार बोर्ड में जैसे ही क्वेश्चन पूछे दिल से निकाल कर आप लिख सकें। तो आपका पहला क्वेश्चन कहता है, दिखाई दे रहा होगा, कहता है कि रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। कह रहा है कि रूसी क्रांति, आपको 3 गो मेरे दोस्तों उसमें कारण को लिखना है। रूसी क्रांति को 3 गो कारणों का विवेचना करना है। तो चलिए पहला जो आपका जो कहता है क्वेश्चन, जो मतलब कौन सा कारण, पहला कारण जो है वो आपका है जाड़ की निरंकुशता एवं असहयोग शासन। कह रहा है कि जाड़ की निरंकुशता एवं असहयोग शासन। जाड़ की निरंकुशता, देखिए इसमें बात क्या करता है कि निरंकुशता मतलब होता है कि ना खुश हो, निरंकुश, ठीक है, जिसमें खुश ना हो। तो मतलब वहां के ऐसा राजा थे मतलब रूस के, जिस समय मतलब 1917 ईस्वी से पूर्व में अगर बात किया जाए तो उस समय मतलब जो राजा थे वो मतलब खुश नहीं रहने देते थे जनता लोग को, उसी को बोलेंगे निरंकुशता। ठीक है, फिर आगे बोला है एवं असहयोग शासन, मतलब जनता लोग के सहायता नहीं करते थे। ठीक है, इसको बोलेंगे असहयोग शासन। आप चलिए हम लोग आंसर किस प्रकार से जानेंगे आप लोग जानिएगा। तो कहता है कि 1917 ईस्वी से पूर्व, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, 1917 ईस्वी से पूर्व रूस में रोमनोव राजवंश का शासन चलता था। क्या बोल रहा है कि रोमनोव राजवंश का शासन था, ये आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि 1917 से पूर्व में रूस में किसका शासन चलता था, तो आपको याद रखना होगा रोमनोव राजवंश का। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि वहां के सम्राट को क्या कहा जाता है। बोलेगा क्वेश्चन आपका आता है कि रूस के जार को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि वहां के सम्राट को क्या कहा जाता था, तो जार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जार। तो ऐसे क्वेश्चन आपका आता है कि रूस के जार को क्या जाता था, सम्राट। अगर रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था, जार। ठीक है दोस्तों, तो वहां के सम्राट को जार कहा जाता था। वहां का शासन जार निकोलस द्वितीय था। वहां के शासक कौन थे? जार निकोलस द्वितीय, मतलब वहां के राजा जो कौन थे, तो जार निकोलस द्वितीय थे। इसके बाद आपको बोलता है कि जिसके शासन काल में क्रांति हुई, लतखोर। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं तो जो जार निकोलस द्वितीय थे वो लतखोर थे। ठीक है, मतलब जनता लोग को देखभाल भी नहीं करते थे और न खुश रखते थे।
तो उनके ही शासन काल में एक क्रांति शुरू हुई। वह राजा के देवी अधिकारों में विश्वास रखता था, देवी देवता में वो विश्वास रखता था। करा कि उसमें उसे आम लोग के सुख दुख की तनिका चिंता नहीं था, कोई भी चिंता नहीं था कि आम लोग मतलब कैसे जी रहा है कैसे जी नहीं रहा है, ये चिंता नहीं था। लेकिन अभी की अगर बात किया जाए तो अभी भी है जो सरकार मतलब चिंता नहीं करता है कि आम लोग किस तरह से जी रहा है किस तरह से नहीं जी रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अगला कहता है कि उसे आम तो हो गया। ठीक है, कह रहा कि इसी प्रकार आगे चलकर जनता की स्थिति बदतर हो गई। जब इसी तरह से जब चलते रहेगा मेरे दोस्तों किसी का भी, तो उसका जो उम्र होगा मतलब स्थिति होगा वह क्या हो जाएगा, एकदम बदतर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था, ये आपका पहला था। दूसरा कारण कहता है कि किसानों की दयनीय स्थिति। अब किसानों की दयनीय स्थिति क्या है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है किसानों की दयनीय स्थिति मतलब किसान जो वहां के होते थे तो उसका दयनीय स्थिति क्या है। तो वहां पे कहता है क्या कि किसान, रूस में जो किसान थे वहां पे मतलब जनसंख्या ज्यादा था। जब जनसंख्या ज्यादा था तो वहां के किसान जो लोग जो थे वह छोटे छोटे मतलब खेत में काम किया करते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आंसर एक बार पढ़ लेंगे फिर आपको समझ में पूरी तरह से आएगा। कहता है कि जनसंख्या के अत्यधिक भाग कृषक हितैषी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। जो ज्यादा गरीब लोग जो थे किसान में, वो उनका तो और अत्यधिक मात्रा में दयनीय स्थिति था। कहते हैं कि उनके पास बहुत छोटे छोटे खेत हुआ करते थे। ठीक है तो कहता है कि उनके पास बहुत अधिक छोटा छोटा खेत हुआ करते थे जिन पर वे पुरानी तरीका से खेतीहर करते थे। ठीक है, मतलब खेतीहर करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था, मतलब पूंजी का कमी था, तो इसीलिए कम खेती करते थे तथा करों के बोझ से दबे हुए थे। तथा करों का बोझ क्या होता है, तो करों का मतलब जब वो किसी मतलब किसान से लिए थे कर्जा, उसी को कर से बोझ दबे हुए थे। कहा कि छोटा छोटा जब करते थे खेती तो उसमें जो फसल उगता होगा वही खुद खा लेते होंगे, तो अपना जो कर्जा लिए हैं उन्हें क्या देंगे, तो उनको करों के बोझों से दबे हुए थे। ठीक है दोस्तों, कहा फिर आगे कि ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवा कुछ और नहीं था, दूसरा चारा भी नहीं था जो क्रांति का कारण बन गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम अब लिख देते हैं। कहता है कि रूस में जनसंख्या के अत्यधिक भाग किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके पास बहुत छोटे छोटे खेत थे जिन पर वे पुरानी तरीका से खेती करते थे। उसके पास पूंजी का अभाव था तथा करों के बोझ से दबे हुए थे। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवा कोई चारा नहीं था जो क्रांति का कारण बना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग चलते हैं चलते हैं मतलब तीसरा में चलते हैं। फिर कहता है इसमें तीसरा जो आपका, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ही बोला है कि मजदूरों की दयनीय मतलब खराब स्थिति। अब चलिए इसमें हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोग समझिए। खरा कि रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें कहा था कि उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, लेकिन उनका जो तनख्वाह था वह काफी कम मिलता था। तो आप बताइए कि जब किन्हीं को काम अधिक मात्रा में करना पड़ता होगा और बताइए कि तनख्वाह जब कम मिले तो कोई कभी गुस्सा बढ़ेगा। ठीक है, अब आगे चलिए। परंतु उसकी मजदूरी काफी कम थी। ऐसी स्थिति में उनके साथ वो तो होवे क्या, और दुर्व्यवहार भी क्या करते थे। दुर्व्यवहार मतलब कोई गलती पे मतलब 3-4 चोट लगा दिए। ठीक है, दुर्व्यवहार भी किया करते थे और वे अपनी स्थिति में संतुष्ट नहीं थे, अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। मतलब काम भी करे जाओ, पैसा भी ढंग से नहीं मिल रहा है, और कोई मान लीजिए किसी तरह के जरियों से गलती अगर हो जाए उसमें भी चाटा पड़ रहा है, तो वो जो किसान थे उनको संतुष्टि नहीं मिलता था और वे अपनी स्थिति जो आगे चलकर एक क्रांति का कारण बन गया। देखिए भाई साहब, जब अगर यही सब दिन अगर रह गया स्थिति तो कारण ही तो बनबे करेगा क्रांति के। ठीक है दोस्तों, तो यही वीडियो था आज के लिए। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।